तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपका टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसको पढ़ने से पहले आपके इसमें दो टर्म्स आते हैं, उसको पढ़ लेंगे। फ्री पाथ और आपका क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा जैसे कंडक्टर्स होते हैं तो इसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या मूव करते रहते हैं, मूव जब करेंगे तो ये क्या जो आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं उससे कोलाइड करते हैं, तो ये कोलिजन होता रहता है आपका। फ्री इलेक्ट्रॉन एक आपके आयन से कोलाइड होगा तो उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी बदल जाएगी, बट डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, बट स्पीड क्या रहती है सेम रहती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आयन से फिर कोलाइड करेगा तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये आपका सक्सेसिव कोलिजन होता रहता है। तो इसमें कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। The distance between two successive collision is called free path। तो ऐसे बहुत सारे आपके कोलिजन होते हैं। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो कोलिजन में टाइम लगता है कहेंगे द टाइम taken between two successive collision is called relaxation time। The time taken between two successive collision is called relaxation time। ठीक है, आप अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे मीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एवरेज को क्या बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका टाउ होता है किसके इक्वल होता है लैम्डा अपॉन वी आर एम एस के इक्वल होता है। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है टाउ ये किसके इक्वल होता है लैम्डा अपॉन वी आर एम एस। वी आर एम एस क्या होती है आपकी आर एम एस वेलोसिटी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कंडक्टर है, इसका लेंथ क्या एल है आपका, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है वी वोल्ट की। ठीक है, ये एल लेंथ का कंडक्टर है। तो ये जो बैटरी है इसके क्रॉस एक एक्सटर्नल फील्ड ई जनरेट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बताया था आपको, जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये विद ए वेरी स्मॉल वेलोसिटी मूव करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये आपने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा, आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, अब इसके क्रॉस आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या लिख सकते हैं वी अपॉन एल। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी अपॉन डी। तो यहाँ पे डी की जगह क्या है आपका एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वी अपॉन एल के इक्वल होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो फोर्स क्या होगा एफ इक्वल टू ई इंटू ई के इक्वल होगा। ई क्या आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और कैपिटल ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इट स्टार्ट्स मूव with a very small velocity which is called drift velocity। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव होंगे तो उसमें क्या होगा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो एक्सीलरेशन क्या होगा एफ अपॉन एम के इक्वल होगा। एफ क्या फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, एम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है तो ये ई अपॉन एम हो गया, यहाँ से आप कैपिटल ई की वैल्यू रख देंगे तो ई वी अपॉन एम एल। तो ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा आपका इलेक्ट्रॉन में वो हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें पहले ही बताया जैसे आपका जब देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं ड्यू टू द थर्मल मोशन, और इनकी वेलोसिटी आपकी काफी हाई होती है, अबाउट 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। अब जब इसके अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देंगे तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए वेरी स्मॉल वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें टू टाइप्स की वेलोसिटी होगी। एक तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी
जो आपका ड्यू टू ये एक्सटर्नल फील्ड और एक आपका थर्मल वेलोसिटी होती है जो ड्यू टू टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है। तो जो भी आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को आप कैसे दिखा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला। तो u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ड्यू टू टेम्परेचर, ए क्या है इसका एक्सेलरेशन है, और टी क्या है टाइम। टाइम मींस जब ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयन से क्या कोलाइड करेंगे, कोलिजन के बाद ये फिर वेलोसिटी गेन करेंगे तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा। और जो आपका टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसकी जो वेलोसिटी है उसको इस फॉर्मूले से आप इक्वेशन ऑफ मोशन से दिखा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसी तरह इसमें जैसे मान लिया आपका टेन टोटल n इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिखा है v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1, v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। इसी तरह nth इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है vn इक्वल टू un प्लस a टाउ 3, ठीक है। अब ये जो सारी इक्वेशंस हैं इनको सम करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड को सम करेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, फिर इन सबको ऐड करेंगे, फिर n से डिवाइड करेंगे, फिर ये सब सम करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 टर्म हो गए, 1 लेफ्ट साइड में है और 2 आपका राइट साइड में। तो ये जो टर्म है आपका ये क्या होगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। दिस टर्म इज इक्वल टू एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो सेकंड टर्म है u1 u2 ये आपका क्या एवरेज थर्मल वेलोसिटी है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी क्या होगी, जीरो। ये जीरो क्यों होती है, क्योंकि ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है रैंडम डायरेक्शन में होती है। तो जब इनका ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं तो ये हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। फिर ए सब में कॉमन है राइट हैंड साइड के सेकंड टर्म में। फिर ये जब टाउ को ऐड करके n से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए टाउ। तो ये जो इक्वेशन है आपका vd इक्वल टू ए टाउ के आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 लिखा है और ये इक्वेशन 2 लिखा है। यहाँ पे क्या है आपका vd और ए टाउ। तो vd की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, i अपॉन NEA। नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के सेकेंड इक्वेशन से ले लेंगे। एक्सेलरेशन क्या आपका ev अपॉन ml। तो ये वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड से वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे। तो vd यहाँ क्या हो जाएगा आपका i अपॉन NEA, a की वैल्यू क्या हो जाएगी ev अपॉन ml, और ये आपका क्या होगी टाउ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और v अपॉन i की इसमें वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये i यहाँ नीचे आ जाएगा और ये यहाँ अपर साइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन आई ml अपॉन n e स्क्वायर ए टाउ। इसको रीअरेंज करेंगे, v अपॉन आई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ml अपॉन n e स्क्वायर ए टाउ। तो ये जो वैल्यूज है राइट हैंड साइड पे ये कांस्टेंट होंगी फॉर ए गिवन टेम्परेचर। ये अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी वैल्यू सारी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो इसको आप कांस्टेंट कह सकते हैं। m क्या मास है, ये आपका चेंज नहीं होगा। l लेंथ है, ये भी नहीं चेंज होगा। n अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। e आपका कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है। टाउ भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है ये पूरा राइट हैंड साइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर रेजिस्टेंस। ये जो कांस्टेंट है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो v अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। यही आपका क्या ओम्स लॉ। तो इस तरह आपने ओम्स लॉ डिराइव कर दिया है। ये जो कांस्टेंट है ये क्या रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे आप, ml अपॉन n e स्क्वायर ए टाउ। आप इसी से आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया और ये रेजिस्टिविटी का। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का भी आपने फॉर्मूला निकाला m/n/e² टाउ। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये n होता है, आपका n क्या होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम है, ई क्या आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखेंगे मेटल के लिए आप। तो मेटल के लिए एम एन ई ये सब आपका टेम्परेचर के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका क्या हो जाएगा, टाउ चेंज होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं रो आपका प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/टाउ। ठीक है, और टाउ अभी बताया था ये इक्वल होता है λ/V/RMS के आपका। ठीक है, एम एन ये सारी चीजें क्या रहेंगी, ई जो कांस्टेंट रहेगा, रो आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा आपका रिलैक्सेशन टाइम पे, और रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला होता है λ/V/RMS। तो इसमें जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी आरएमएस स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आरएमएस स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आपका टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो रो आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मेटल के केस में कहते हैं अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स है अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो रो आपका क्या है, ये रेजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर कैपिटल टी। रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी है एट द टेम्परेचर टी नॉट। और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा होता है ये आपका मेटल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अगर आपको इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना है, रेजिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये रेजिस्टेंस के टर्म में हो गया आपका। आर क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर कैपिटल टी है। आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट है। अल्फा आपका वही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये मेटल के लिए हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे एलॉय। एलॉय ये क्या होता है, इट इज ए कंपाउंड ऑफ डिफरेंट मेटल्स। एलॉय का कई सारे मेटल्स को मिला के बनाते हैं, तो डिफरेंट मेटल्स का क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो इस केस में भी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे आप, ठीक है, तो इसमें भी आपका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। बट जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू मेटल। एलॉय में जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, इट इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू मेटल। ठीक है, कुछ आपके एलॉय होते हैं जैसे आपका नाइक्रोम, मैग्नीनियम और आपका कॉन्स्टेंटिन होता है। ये जो एलॉय है, ये इनका जो डिपेंडेंस होता है, इट हैव वेरी स्मॉल डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। मीन्स स्मॉल डिपेंडेंस या कहेंगे वेरी वीक डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। मीन्स जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टिविटी बहुत ही कम चेंज होता है। ठीक है,
या कहते हैं नेग्लिजिबल होता है, नियर अबाउट। ठीक है, तो ये जो एलॉय है इनका हम यूज करते हैं किसमें, रजिस्टर को बनाने में। तो जो आपका वायर बॉन्ड बाउंड रजिस्टर होते हैं, वायर बॉन्ड रजिस्टर क्या होता है, इससे हम लोग स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाते हैं। वायर बॉन्ड रजिस्टर कैसे होते हैं, ये स्टैंडर्ड रजिस्टर होते हैं। स्टैंडर्ड रजिस्टर क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका रजिस्टर जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें जो भी चेंज होते हैं, देयर आर वेरी स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसलिए इनका यूज हम वायर बॉन्ड रजिस्टर को मेक करने में करते हैं ये। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एलॉय। नेक्स्ट फिर इसमें आता है आपका सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है, इसमें डोपिंग करते हैं हम लोग, डोपिंग करके सेमी कंडक्टर बनाते हैं। तो इसमें जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें एन भी चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि डोपिंग करने से या उसमें जब टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं तो इसमें बॉन्ड जो है ब्रेक होने लगते हैं सेमी कंडक्टर में, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेमी कंडक्टर के केस में थोड़ा अलग होता है, इसमें जो रो होता है आपका, ये टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है एन पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वीआरएस स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगा। वीआरएस स्पीड इंक्रीज हो जाएगा तो टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे टाउ क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ये भी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। एन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। टाउ डिक्रीज होगा, एन इंक्रीज होगा। बट इसमें जो इंक्रीमेंट होता है आपका, एन में इंक्रीमेंट ज्यादा होता है और टाउ में डिक्रीमेंट क्या होता है, कम होता है। when temperature increases, increment in n is higher than the decrement in the tau। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है दोनों का, इन दोनों का अगर ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे आप, ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, दोनों का इंक्रीमेंट का होता है। अगर प्रोडक्ट देखेंगे दोनों का, तो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट होता है, बट इसमें इंक्रीमेंट हायर होता है, डिक्रीमेंट लोअर होता है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है टेम्परेचर चेंज करने पे इनकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आपका फॉर्मूले में देखेंगे एन और टाउ, इनकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो टाउ आपका क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल इफेक्ट जो होता है एन और टाउ का, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एन और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इंक्रीज होगी आपकी, तो जो रो की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर अब आप इंक्रीज करेंगे तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। जो ओवरऑल इफेक्ट होता है एन टाउ का, ये इंक्रीमेंट का होता है, और ये इनवर्स में है तो रो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/n टाउ। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस केस में जो आपका ये अल्फा होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, निगेटिव। अब लास्ट इसमें एक आपका आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सोल्यूशन होता है आपका, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है। उसमें कैथोड और एनोड होते हैं, तो उसमें क्या आयन जनरेट होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन।
तो जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ये डिपेंड्स करता है ऑन द लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, इट डिपेंड द लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द आयंस, ठीक है, आयन की जो मोबिलिटी है इस पर डिपेंड करता है। तो इसमें अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, जो आयंस की मोबिलिटी है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो हाई स्पीड से मूव करने लगते हैं। तो जितनी मोबिलिटी हाई होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी क्या होती, कम हो जाती है, ठीक है। इजिली मूव कर रहा है मीन्स अपोजिशन कम हो रहा है, तो अपोजिशन कम होने का मीन्स क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स रेजिस्टिविटी क्या होती है इसमें डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, हैंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये आपका हमारा टॉपिक था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मेटल के केस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। एलॉय के केस में भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, बट वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस। सम alloy exhibit very weak increase in the resistivity with respect to temperature like nichrome, manganese, constantan। थर्ड होता है आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। फोर्थ आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें भी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका जो रेजिस्टिविटी क्या होगा आपका डिक्रीज होगा।